यूपी में सियासत हर रोज करवट बदल रही है। फिलहाल लड़ाई का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन गया है, जहां से समाजवादी गठबंधन और बीजेपी दोनों ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है, कैंपेन जोरों शोरों पर है, लेकिन सवाल यही उठता है कि पश्चिम का पावर गेम आखिर कौन जीतेगा, और जिसके लिए पूरा जोर सभी पार्टियों ने लगा दिया है। इसी पर बात करेंगे, खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, एक एक करके उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। तो शुरुआत हम कर लेते हैं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से चुनावों की शुरुआत होने जा रही है। पहला चरण, और पहले चरण में पश्चिमी यूपी में ही वोट डलने जा रहे हैं, और यही कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से शुरुआत जिस उत्तर प्रदेश के जिस रीजन से हो रही है उसी को साधा जाए, और सभी सियासी दल यहां पर ताल ठोक रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि धुआंधार प्रचार आप लोग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में पूरी जोर आजमाइश आप लोगों की दिख रही है। फाइट बहुत टफ होने जा रही है। क्या वाकई समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो बार बार कहते हैं कि हम इस बार सीधी टक्कर देने जा रहे हैं, वो तो कहते हैं हम जीत रहे हैं, फाइट बहुत टफ है? नहीं, फाइट बहुत टफ है सपा के लिए, आरएलडी के लिए, कांग्रेस के लिए, बसपा के लिए, कि कैसे विपक्ष नंबर 1 बना जाए। कौन इसमें से ऐसी पार्टी होगी जो दर्जन भर सीटें प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में विपक्ष नंबर 1 होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के लिए प्रयास कर रही है। 325 सीटें पिछली बार हम जीत चुके हैं, और हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नए रिकॉर्ड गढ़ने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हैं। देखिए, पहली सूची जारी की समाजवादी पार्टी ने, पहले नंबर पर पहला कैंडिडेट कैराना से जारी किया उन्होंने, नाहिद हसन। नाहिद हसन अभी उनके कैंडिडेट है या नहीं है, इसको लेकर के पूरी समाजवादी पार्टी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि नाहिद हसन जिस दिन जारी किए गए वो उसके बाद जेल चले गए। उनके एक प्रत्याशी जेल पर है, एक प्रत्याशी बेल पर छूट करके आ रहे हैं। यानी ये जेल और बेल वाले इनके प्रत्याशी ये भारतीय जनता पार्टी के साफ सुथरे प्रत्याशियों के सामने मुकाबला कहां कर पाएंगे। कैराना एक विकास का मॉडल है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैराना को एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, कि जब 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कैसे मुकीम काला, मुस्तकीम काला जैसे खूंखार अपराधियों के भय से 52 व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने उन अपराधियों के खौफ का अंत करने का काम किया और व्यापारियों को भरोसा दिलाने का काम किया कि आप वापस आइए, आकर के अपने रोजगार को चलाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और आज व्यापारी वापस लौटे हैं। ये भरोसा उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को मिलता है। कैराना एक मॉडल है उसका। इसी पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा एक सीट है, नोएडा एक जिला है। नोएडा एक जिला है जिसको लेकर के अंधविश्वास अखिलेश यादव जी, मायावती जी, मुलायम सिंह जी सब फैलाते रहे कि जो नोएडा जाएगा उसकी सत्ता चली जाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, उसकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब इस सन्यासी कुर्सी पर बैठते हैं तो इस अंधविश्वास को दूर करने का काम करते हैं। कई बार नोएडा जाकर के नोएडा को विकास की योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं। और आज वो नोएडा जहां मोबाइल के असेंबलिंग की केवल 2 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज 140 से ज्यादा फैक्ट्रियां वहां हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आज मोबाइल की कंपनी सैमसंग, उसका सबसे बड़ा आज प्लांट वो आज नोएडा में खुला हुआ है। देखिए, आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो आज गन्ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जिन्ना महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसीलिए अखिलेश यादव जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के दिन मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र छेड़ते हैं, लेकिन हम गन्ने पर बात करेंगे, क्योंकि मायावती जी की सरकार के समय में 17 चीनी मिलों को बेचने का काम बसपा सरकार कर रही थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 चीनी मिलें इन्होंने बंद करने का काम किया था, लेकिन हमने पिपराइच की चीनी मिल खोलने का काम किया है, मुंडेरवा की चीनी मिल चालू करने का काम किया है, 20 चीनी मिलों को विस्तारित करने का काम किया है। 45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया था। 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान कहते हैं कि जो हम लोगों ने शुरुआत की उन्हीं को आप आगे बढ़ा रहे हैं। 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान ने किया है। ठीक है, चलिए अब जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी की बात की। आप कह रहे हैं कि लड़ाई तो कहीं है ही नहीं। आप कह रहे हैं लड़ाई नहीं, लड़ाई इस बात की है कि विपक्ष नंबर 1 कौन है। डॉक्टर अजीज खान। शीरीन जी, अभी मैं राकेश जी को देख रहा था और आपने एक सवाल किया कि बड़ा धुआंधार प्रचार चल रहा है। उन्होंने कहा, देखिए धुआं ज्यादा है, धार कम है। आप इस बात को समझ ले, क्योंकि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। ये समाजवादी की बात है। देखिए राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं। तूफान कर रहा था मेरे आज़्म का तवाफ, और बीजेपी समझ रही है कि कश्ती भंवर में, कश्ती भंवर में है, ये आप समझ लो पहली बात। देखिए, जो झूठ का झोला लेकर के माननीय अमित शाह जी घूम रहे हैं,
कल जिस तरीके से प्रचार करने निकले थे, एक तरफ चुनाव आयोग की सख्ती है, सब मास्क लगाइए, 5 आदमी रहेंगे, एक भीड़ को लेकर के जैसे वो निकल रहे थे, कहीं ना कहीं दहशत, डर है। मैं तो सबसे पहले चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि एक तरफ तो चुनाव आयोग की यह सख्ती है विपक्षियों के लिए कि साहब इतने आदमी होंगे और ऐसे ऐसे चुनाव प्रचार होगा, दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं और गृह मंत्री देश के जो कानून बनाते हैं, सुनिए राकेश जी, सुनिए, नहीं प्लीज, जो कानून बनाते हैं देश का, देखिए वो कानून का उल्लंघन कैसे करते हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से नफरत फैलाने की मशीन है, आज नफरत फैलाने की बात हो रही है। माननीय योगी जी, अमित शाह जी जो एक कहीं ना कहीं एक बड़े पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे, वो नफरत फैलाने की मशीन बन चुके हैं। आप देखिए ना इस बात को, कल योगी जी कह रहे थे कि साहब मेरी उपलब्धियां बहुत है, कोरोना मॉडल में, यानी जो जिस तरीके से मैंने कोरोना में इलाज किया, एक मॉडल तैयार किया। मैं जानना चाह रहा हूं वो कौन सा मॉडल है? क्या वो टीन शेड लगा करके लाशों को ढकने का मॉडल है? कह रहे थे कि उद्योगों का माहौल बना है उत्तर प्रदेश में। हम जानना चाहते हैं कि जो कह रहे थे कि साहब इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में, बताइए ना कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने व्यापार की बात की आपने? अब आप व्यापार की बात नहीं करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई भी सत्ताधारी पक्ष 5 साल बाद चुनाव में जाता है तो अपनी उपलब्धियों को लेकर जाता है, लेकिन ये उपलब्धियों को नहीं ले जा रहे क्योंकि इन्होंने उपलब्धि की नहीं। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान में आपस में विभेद करने की बात करते हैं, ये नफरत फैलाने की मशीन है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज एक कैराना की बात कर रहे साहब, पलायन की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं 5 साल आपकी सरकार चली, मैं जानना चाह रहा हूं आखिर पलायन क्यों हो रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश से पलायन क्यों हो रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से कहीं ना कहीं आदमी भाग करके दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने ना तो यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था की, ना कारखाने लगाए, बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन वो वायदे साबित हुए, आपने काम नहीं किया। डॉक्टर अजीज खान तो ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से बहु बेटियां निकलकर बीजेपी में जा रही हैं क्योंकि उनको लगता है आपकी पार्टी से ज्यादा सुरक्षित बीजेपी है। ठीक है, चलिए मैं आती हूँ आपके पास, बाकी लोगों का भी रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अनिल दुबे भी हैं। एक मिनट राकेश जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ, एक एक रिएक्शन सबसे ले लें फिर जोड़ दूं। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखिए अजीज खान साहब ने अपनी बात की शुरुआत ही निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कर दी। यही हार की हताशा है। मैं कह रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री, देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, ये सब जमीन पर जाकर के जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी अभी भी घर के भीतर बैठे हुए हैं और फिर बाद में कहेंगे कि ईवीएम जो है बेवफा हो गई है। आज निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। ये हार की हताशा है भाई। ये रोना बंद कीजिए, आकर के जनता के सामने फेस कीजिए। हम मुद्दों पर बात करेंगे, विकास की योजनाओं पर बात करेंगे, एक एक मुद्दा तय करिए, एक एक मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब अनिल दुबे जी अब बात करिए। डॉक्टर अजीज खान आऊंगी मैं, एक सेकंड रुक जाइए, बाकी लोगों को भी ले लूं, बाकी लोगों से भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। अनिल दुबे जी, आप ही के साथी हैं, आपके साथी हैं, गठबंधन में आपके साथी हैं, आरएलडी से हैं। अनिल दुबे जी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में तो आरएलडी ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के भरोसे ही आगे बढ़ रही है। पहले तो मुझे बताइए, गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ खबरें जो आ रही थी कि बात नहीं बन पा रही है, नाराजगी देखी जा रही है, सब ठीक हो गया है ना? आवाज नहीं अनिल दुबे जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। अच्छा, जैसे ही ये ठीक होगी मैं आपके पास फिर से आती हूँ। आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जैसे दुरुस्त होती है आपके पास आऊंगी। अब निजेश जी का रुख कर लेते हैं। अब निजेश अवस्थी जी, पश्चिमी यूपी क्योंकि शुरुआत इसी जगह से, इसी रीजन से होने जा रही है, इसीलिए सबके लिए फाइट यहाँ पर बहुत टफ हो गई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो एसपी गठबंधन हो, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच दिखाई दे रही है टक्कर। शिरीन जी, बड़ी साफ सी बात है, जहां सबसे पहले चुनाव होगा प्रचार वहीं से शुरू होगा। 10 फरवरी के बाद तो यहां प्रचार करने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। लेकिन आज मुझे हैरत हुई कि कोरोना पर अजीज खान बोल रहे हैं, जिनके नेता ने कहा था कि ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ व्यक्ति हो वो ये कहे कि बीजेपी की वैक्सीन है, और एक तो सर्वे हो गया ना, उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर तरीके से ये वैक्सीन लगवाई, और अखिलेश यादव की उस बात पर जबरदस्त, एक तरीके से मैं अगर इस शब्द का प्रयोग करूं, तमाचा है ये। और ये चाहते थे कि वैक्सीन ना लगे, लोग ज्यादा बीमार हों,
ज्यादा मौतें हों। जिस महंत योगी आदित्यनाथ के लिए ऑस्ट्रेलिया का सांसद कहता है हमें कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ दे दो, और ये कोई संघ का व्यक्ति नहीं था, ना कोई बीजेपी का व्यक्ति था ऑस्ट्रेलिया का सांसद, हमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ दे दो, हम कोरोना पर नियंत्रण कर लेंगे। बड़ी साफ सी बात है शिरीन जी कि कैराना के बारे में जो बात हुई, वहां पर वो नाहिद हसन जिसको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा था, उसको टिकट दिया, इन्होंने भगोड़ा घोषित कर रखा है कोर्ट ने। बाहर आते ही नॉमिनेशन फाइल करते पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। भगोड़े आदमी को, कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित आदमी को आप टिकट देते हो? क्या मंशा क्या है, आपका मंतव्य क्या है? आपके और तमाम चैनलों में अगर आप देखेंगे, कैराना की जनता ने कहा कि अब हमें कोई पिछले 2017 के बाद से कोई किसी तरीके का भय आतंक नहीं है, कोई रंगदारी नहीं मांगता, कोई फिरौती नहीं मांगता, कोई किसी के बेटे को, किसी को भाई को कोई गोली मारने का कोई डर नहीं है। तमाम व्यापारी, तमाम आम आदमी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। कहां पर होता था बताइए ना, कहां पर होता था? आज पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोरोना के काल में जो उत्तर प्रदेश के नौजवान छात्र थे जो कोटा में फंसे हुए थे, योगी आदित्यनाथ ने अपनी डीलक्स बसों को भेज करके वहां से वापस लाने का काम किया, सबसे पहले काम किया। और आप जानती हैं क्या क्या राजस्थान की सरकार ने? उन जो बसें कम पहुंची थी, उन बसों को जो राजस्थान से ली गई, उनका बिल भेज दिया। यह है इस देश की कांग्रेस की जनता और समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती है। आपने कहा आपका तो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी बिना गठबंधन के तो लड़ी नहीं। आप जानते हैं पहले कांग्रेस से उसने गठबंधन किया था, यूपी को ये 2 लड़के पसंद नहीं आए लड़के, फिर बीएसपी के साथ किया, बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ, वो पसंद नहीं आया, अब तीसरी बार आरएलडी के साथ है। ठीक है, ये यूपी इनको नकार चुकी है, लगातार 3 बार नकार चुकी है और बेइंतहा तरीके से नकार चुकी है। उसके बावजूद अगर किसी को कोई भ्रम है तो वो भ्रम में रहने के लिए उसको मुबारक। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन अनिल दुबे जी से क्योंकि सवाल नहीं ले पाए थे, अब उनके ऑडियो में दिक्कत थी, अब ठीक हो गई है। अनिल दुबे जी। जी अनिल दुबे जी, मैं पूछ रही थी आवाज आपसे। आपको? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी आवाज। गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल, गठबंधन में सब कुछ ठीक है। 403 सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह जनता का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से वही आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर नफरत का बीज डालने का काम कर रहे हैं, जो कि अब वो सफल नहीं होने वाले हैं। वहां की जनता ने मुद्दे बदल दिए हैं। वहां पर मुद्दा अब गन्ना है, वहां पर अब मुद्दा किसान है। उन समस्याओं पर अब बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर से कैराना की तरफ रुख कर रही है, फिर से पलायन के मुद्दे को उभारने की बात कर रही है, जिसे वहां की जनता अब नकार चुकी है, उसे अब वो स्वीकार करने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। अच्छा, ठीक है, राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, वो कह रहे हैं पलायन का मुद्दा आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसी को आधार बनाकर और नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पास दूसरे मुद्दे नहीं है, तो अनिल दुबे जी को जवाब इनके पास दूसरी बात नहीं है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अजीत सिंह जी नहीं है। अब सुनिए अनिल जी, भाई एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर संभव हो तो जवाब उसका दीजिएगा। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी एक बार, आज आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं ना इत्तेफाकी रखते हैं, ये जरूर जनता को बताइएगा। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। आज उनकी इस बात से इत्तेफाकी रखते हैं या ना इत्तेफाकी रखते हैं? क्या आप भूल गए हैं कि सचिन और गौरव को कवाल में क्यों मार दिया गया था? अपनी बहन की छेड़खानी का विरोध करने पर सचिन और गौरव की हत्या होती है और हत्यारों पर कार्रवाई करने के बजाय उनका संरक्षण करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं। उस पीड़ा को आवाज देने वाले लोगों को दंगाई घोषित करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं। संगीत सोम और सुरेश राणा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो उस समय जाट भाइयों की वहां आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे, जो पीड़ितों के साथ खड़े थे, उन पर दंगाई होने का आरोप लगा करके रासुका तामील करने का काम सपा सरकार करती है, लेकिन हाईकोर्ट उसको हटाने का काम करती है। आप क्या इन बातों का जवाब
आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भाइयों को दे पाएंगे? गन्ना किसान के लिए जो बकाया छोड़ करके अखिलेश जी गए थे, जिसका मूल्य भुगतान हमने करने का काम किया है, किस मुद्दे पर जाकर बात कर पाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि गन्ना मूल्य भुगतान 1,55,000 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी की सरकार में 92,000 करोड़ रुपए, कोई तुलना है? राकेश जी कैसे जाकर के जवाब दे पाएंगे? कैसे जाकर के बात कर पाएंगे? आप जिन्नावादियों के साथ खड़े हैं, आप ये जिन्नावादियों के साथ आपको भी ले डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। आप अब जवाब भी ले लीजिए ना। क्या उत्तर प्रदेश 2022 आ गया, 2022 आ गया, क्या किसानों की आमदनी तो दोगुनी हो गई? पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर हुई है, लेकिन किसानों के गन्ने का मूल्य 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं बढ़ाया गया। किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिला, किसानों का बकाया आज भी बाकी है। 14 दिन में क्या गन्ना किसानों का भुगतान हुआ? किसानों के पास ना तो दवाई के पैसे बचे, ना पढ़ाई के पैसे बचे, और आप कह रहे हो कि आप किसानों के हितैषी हो। आप गन्ना 1 साल तक गन्ना किसान आंदोलन करता रहा, 700 किसान शहीद होते रहे और सरकार इंतजार करती रही किसानों के शहीद होने का। आप किसानों के हितैषी बनते हो। आपके पास उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, किसी वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया है। इसलिए लौट करके आप फिर से उसी पलायन की बात करते हो, लौट के दंगों की बात करते हो। आपके पास राकेश त्रिपाठी एक रिएक्शन इस पर दे दीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगी। आपने पलायन वाली बात पर भी जवाब नहीं दिया कि पलायन की बात आप लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपको माहौल बनाना है। दूसरी बात ये कि आपने गन्ने की बात की, आपने कहा वो जिन्ना ले आए, गन्ने की जरूरत थी, लेकिन गन्ना किससे जुड़ा है? गन्ना किसानों से जुड़ा है और किसान तो नाराज हैं। नहीं, किसान नाराज नहीं है। ये एक तो अनिल दुबे जी झूठ बोल रहे हैं। 25 रुपए गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गई है, जिसको ये नकारने का काम कर रहे हैं, आंख मूंदने का काम कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं जो मैं आंकड़े कह रहा हूं? आप खारिज करिए ना। 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान हमने नहीं किया है। क्या ये सच नहीं है कि 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान केवल अखिलेश यादव जी ने किया था? क्या ये सच नहीं है कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 4 चीनी मिलें बंद हुई थी? क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बुंडेरवा की और पिपराइच की 2 चीनी मिलें न केवल हमने चालू करने का काम किया, बल्कि 20 चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि करने का काम किया है। आज चीनी मिलों को एथेनॉल हमने उत्पादन करने की आज मंजूरी देने का काम किया है। आज किसानों के लिए हम समर्पित हुए हैं। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए पहली कैबिनेट की बैठक से हमने माफ करने का काम किया है। आज गेहूं की मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। आप गेहूं की अगर किसानों की बात देखें तो गेहूं का जो खरीद की थी अखिलेश यादव जी ने 7 लाख मीट्रिक टन की थी वर्ष 2016-17 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहले वर्ष में 36 लाख मीट्रिक टन और इस वर्ष में 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हमने खरीद की है। यानी 7 लाख मीट्रिक टन अखिलेश यादव जी का और 57 लाख मीट्रिक टन योगी आदित्यनाथ जी का। कैसे आप अंतर कर पाएंगे? कैसे आप बता पाएंगे कि किसान किसके साथ है, किसान किससे खुश है? सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आज किसानों को किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो रोकने का काम अखिलेश जी कर रहे थे। हमने आज किसान सम्मान निधि खाते में सीधे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए सर्वाधिक अगर किसी ने काम किया है, 48 वर्षों से लंबित थी बाणसागर परियोजना, क्यों नहीं पूरी हो रही थी? जब डबल इंजन की सरकार आती है तो बाणसागर परियोजना पूरी होती है। सरयू नहर परियोजना 42 वर्षों से लंबित थी, क्यों नहीं पूरी हुई थी? 25 लाख मीट्रिक टन आज अनाज उत्पादन की संभावना बढ़ती है, 50,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचेगा। आप किसानों की राजनीति करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जाति के संगठन बन करके रह गए। सच्चाई यह है अनिल जी कि अपनी सीटें स्वयं इसीलिए जयंत चौधरी जी हार गए थे और आज आपका आज पूरी तरह से बेस हिला हुआ है। जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है और आप उनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसका खामियाजा आप किसान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बीजेपी ये कह रही है कि किसानों को बरगलाने का काम हमेशा आप लोगों ने किया और अभी भी आप वही कर रहे हैं। शिरीन जी, आप ठीक कह रही हैं। आपने कभी गौर नहीं किया, राकेश जी ने गौर किया, ये नहीं गौर किया कि एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कह रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है, 42 बेरोजगार पर डे आत्महत्या कर रहा है, 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे आत्महत्या कर रहा है। आंकड़ा देखा जाए तो आत्महत्या कर रहा है, झूठे आंकड़े मत रखा करिए आप सच्चे आंकड़े रखिए, झूठे आंकड़े मत रखा करिए। दिहाड़ी मजदूर है वो प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहा है। अब इससे बड़ी क्या सच्चाई हो सकती है? आपने किस तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया है। 12 महीने किसान बैठा रहा, आपने उसके दर्द को नहीं समझा। कोरोना में बैठा रहा, ठंडी गर्मी बरसात में बैठा रहा, किसानों के अंदर आपने वार्ता तक नहीं किया। और जब ऊपर पड़ गई, जब आपने देखा पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, तो आज आपने माफी तो मांग लिया, लेकिन सच्चाई है कि आपकी नीयत आज भी ठीक नहीं है।
अगर आप देखिएगा, आपने कहा था हम ये मानेंगे कि आपने एमएसपी की मैंने जो गारंटी सवाल दी। उठाए पहला हैं सवाल। उन सवालों का जवाब दीजिए ना। एमएसपी की मैं गारंटी सवाल उठा रहा हूँ, क्या गेहूं की खरीद आपने 7 लाख मीट्रिक टन नहीं की थी? क्या हमने 57 लाख मीट्रिक टन नहीं की है? ये 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने ज्यादा खरीदा है, क्या ये किसानों के हित में नहीं है? 25 लाख का देगी। हम जानना चाहते हैं, जो मांगे किसानों ने रखी थी, क्या मांगे मान ली? नहीं मानी, क्योंकि नियत में आपके खोट है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कोरोना की बात अग्निजय जी कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं, कोरोना में आपने बहुत मदद की। आप कह रहे बहुत मदद की। जो मजदूर था, आप अंदाजा लगाइए, मजदूर 2,500 हजार किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चला, छोटे छोटे मासूम पैदल चले, आपने उनके लिए गाड़ियां मुहैया नहीं कराई, खाने का मुहैया नहीं कराया, मजदूर मर गया, तमाम बच्चे, मासूम बच्चे मर गए। कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, आपकी सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। मैं जानना चाह रहा हूं, आपने कहा इन्वेस्टमेंट किया, मैंने इन्वेस्टमेंट मीट किया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, कितने उद्योग धंधे लगाए गए, मैं जानना चाह रहा हूं कितने 3 लाख करोड़ का बता देता हूं आपको, 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। मैंने तो बताया कि फैक्ट्रियां कितनी लगी है, 3500 बड़े आज फैक्ट्रियां लगी है 51 जिलों में, 51 जिलों में 3500 आज फैक्ट्रियां लगी हैं, औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। नहीं डॉक्टर भाई आप चिल्ला रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, रखना बंद कीजिए। आप मुझे बोलने का मौका एक दीजिए। मिनट, डॉक्टर अजीज खान और राकेश त्रिपाठी झूठे आंकड़े रखने एक का एक काम करके बात करती है। कीजिए ना, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। इनको डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड, आप दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर भाई रहे हैं। हम तो बोल रहे थे, बीच में इन्वॉल्व हो एक गए, मिनट राकेश हमको ये बोलने नहीं दे रहे। मैं 30 सेकंड दोनों को दे देती हूँ। एक मिनट राकेश जी, एक सेकंड। डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड आप बोलिए, फिर राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगे। देखिए सिरिंज जी, मेरा एक मानना है कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। हो गया एक बार 2017 में, जनता को आपने गुमराह कर दिया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, वायदे किए, और जनता कहीं ना कहीं आपके भरोसे में आ गई, किसान नौजवान सारे आपके भरोसे में आ गए, लेकिन वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब आपके बहकावे में नहीं आएंगे। आप कितना भी धार्मिक कार्ड खेलिए, हर इंसान को रोजगार चाहिए, रोजी चाहिए, किसान को आमदनी चाहिए, नौजवान को नौकरी चाहिए, आपके बहकावे में नहीं आएगा। एक बात रही बात कानून व्यवस्था की बात, अभी आप कह रहे कानून व्यवस्था आपके राज्य में बहुत बेहतर है। मैं जानना चाह रहा हूं, कोई आदमी नहीं भूल सकता हाथरस को, कोई भी शख्स किसानों को कुचला वो नहीं भूल सकता। अरुण वाल्मीकि को किस तरीके से मॉब लिंचिंग की गई, उसको मार दिया गया एक वाल्मीकि समाज के शख्स को। मनीष गुप्ता, आप कह रहे व्यापार बढ़ा रहे, मनीष गुप्ता व्यापार करने गया था, यही इन्वेस्टमेंट मीट है आपका, व्यापार करने गया था, उसको आपने मर्डर करा दिया, उसकी मॉब लिंचिंग की, हत्या करा दी पुलिस से। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? हम जवाब मांगना चाहते हैं, देश की जनता जवाब मांगना चाहती है। ठीक है डॉक्टर अजीज, अब जवाब ले लेते हैं। 30 सेकंड पूरे हो गए हो तो मैं राकेश त्रिपाठी जी अब जवाब दीजिए। देखिए मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं सिरिंज जी आपसे भी कि डॉक्टर अजीज खान और समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने ये अपनी स्ट्रेटजी बना ली है कि टीवी चैनल्स पर जाकर के फर्जी झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने का काम करिए। आप इनके पेश किए गए आंकड़ों का एक फैक्ट चेक का कार्यक्रम जरूर चलाया करिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह से झूठ बरगलाने का काम कर रही है। मैं आग्रह के साथ कह रहा हूं, मैंने जो गेहूं की खरीद के आंकड़े कहे हैं ये सरकारी वेबसाइट पर अपडेट है, आप चाहें तो अभी तुरंत चेक कर लें। दर्शक देख रहे हैं वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था अखिलेश यादव जी ने, और वो भी आढ़तियों से खरीदा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। मैं अंतर बता रहा हूं, 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने आपकी तुलना में ज्यादा खरीदा है। मैंने गन्ने का उदाहरण बताया, लेकिन अजीज खान जवाब नहीं देंगे कि 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान आप करते हैं, 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान हम करते हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि किसानों के घर का आप है। देखिए सच्चाई यह है कि आपने केवल अपराधियों को बचाने का काम किया। क्या यह सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर के दंगे में आरोपियों को मुख्यमंत्री जी ने राजकीय वायुयान से बुला करके मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाने का काम किया था? क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 600 सांप्रदायिक दंगे हुए और आज योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं होने पाया है? क्योंकि हमने दंगाइयों पर कठोरता से कार्रवाई की, पहले ही अपराधियों को हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया। 150 ऐसे अपराधी, खूंखार अपराधी जिन्होंने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया, वो एनकाउंटर में मार गिराए गए। उत्तर प्रदेश में 1900 करोड़ की संपत्ति पर हमने बुलडोजर चलाने का काम किया है। लेकिन जब जब बुलडोजर चलता है अखिलेश जी को न जाने क्यों दर्द होता है। यह अखिलेश जी का अपराधियों से क्या रिश्ता है, या डॉक्टर अजीज खान अच्छे से बता सकते हैं कि कन्नौज में जब छापा पड़ता है तो जमीन के नीचे से और दीवार के पीछे से नोटों की गड्डियां निकलती हैं और अखिलेश जी मचलने लगते हैं। ये इन नोटों के साथ अखिलेश जी का क्या रिश्ता है, ये भी डॉक्टर अजीज खान को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार हम कहकर के आए थे और हमने इसको पूरा करने का काम किया है। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान के पास भी आऊंगी और अब ब्रिजेश अवस्थी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगी।
तो उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल शुरू हो चुका है और पहले फेज के दौरान पश्चिमी यूपी से शुरुआत होने जा रही है और पश्चिमी यूपी में इसी को लेकर इस वक्त जो प्रचार है वो धुआंधार हो रहा है। हर कोई पश्चिमी यूपी की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, एक दूसरे पर छींटाकशी करके, और इसी को लेकर हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी में इस बार किसकी बयार बहने जा रही है। और अब ब्रिजेश अवस्थी जी, बहुत देर से आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्योंकि हम बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा ब्रेक से पहले किसान आंदोलन का जिक्र हुआ। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने किसानों को पूरी तरीके से अनदेखा किया और समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर बीजेपी ये कह रही है कि किसान तो हमारे साथ हैं। क्या होने जा रहा है इस बार? शिरीन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी क्या ये कह सकती है, कोई भी विपक्षी पार्टी कह सकती है कि हमारे साथ ये किसान नहीं है। बात तो यहां बैठ करके आंकड़ों की तो करते नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है उसमें। यो महंत योगी आदित्यनाथ एकमात्र वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में जहां से प्रवासी मजदूर नहीं आ सकते हैं, प्रवासी व्यक्ति नहीं आ सकते उत्तर प्रदेश के, वहां के राज्य उनके खाने पीने का, रहने का इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश सरकार उनका खर्चा वहन करेगी। उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के प्रवासी के लिए बसों की लाइन लगा करके यहां से लेके गए थे, जिसमें यह भी हुआ था कि वो यहां से क्यों ले गए, वहां पे कोरोना फैलेगा। यह है वो महंत योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने उसी समय कोरोना की दूसरी लहर के समय ही प्रवासियों के लिए रोजगार आयोग बना दिया था, गठन कर दिया था कि कैसे जो आए हैं अब उनको वापस जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर उनको रोजगार मिलेगा। यह है महंत योगी आदित्यनाथ जो 64 जिलों में पैदल घूमा था। और बाकी महाराष्ट्र उसमें देख लीजिए। अबू आजमी, मैं अनिल दुबे जी से कहूंगा कि जरा अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, नेता हैं महाराष्ट्र में, उनका वो जो वीडियो है जो जाटों के बारे में जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, वो एक बार देख जरूर लें। उसके बाद भी अगर आपकी इच्छा होती है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की, तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंकड़ों पे बात करें। आज और 2014 में, 2017 में, 2019 में 3 बार लगातार नकारा गया है। समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार निरंतर अनवरत प्रधानमंत्रित्व काल में नरेंद्र मोदी के और योगी के मुख्यमंत्री काल में 2019 में कितनी सीटें आई थी अजीज खान साहब? 5 सीटें आई थी। और वो समाजवादी पार्टी, जो लोग कहते हैं जातिवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। एक परिवार के जिस सरकार में 21 बालिग लोग, जितने बालिग लोग थे, एक भी बालिग बेरोजगार नहीं था किसी न किसी पद पर। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, बोर्ड के चेयरमैन, तमाम तरीके से ये लोकतंत्र है क्या? लोगों को मालूम नहीं है क्या? और जहां तक किसानों की बात है, अंतिम बात कह रहा हूं कि जिनके पास पैसा पहुंचा है, जिनके पास डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंचा है, जिनके गन्ने के पैसा पहुंचा है, ये उनको मालूम है। आप यहां टेलीविजन पे बैठ के कह लीजिए गन्ना किसानों का कुछ नहीं हुआ, उनको मालूम है जिनका हुआ है। जहां चीनी मिलें खुल रही हैं जो बंद हो गई थी, उनको मालूम है कि उनका कितना बेहतरीन भविष्य आने वाला है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद फिर अनिल दुबे के पास जाऊंगी। ये आप भी लेकर आए अपनी लिस्ट, आपने भी अपनी लिस्ट गिनाई कि क्या क्या चीजें हुई हैं बीजेपी के राज में। अब ब्रिजेश जी ने भी बताया ये विकास नहीं है, और क्या ये विकास रोजगार नहीं देता है उत्तर प्रदेश में, और इसी को लेकर तो बीजेपी जा रही है जनता के बीच। बिल्कुल सीरीन जी ठीक कह रही हैं आप। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कौन कौन सा विकास उत्तर प्रदेश में किया, यह पहला सवाल मेरा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि कोई 5 काम ऐसा बता देंगे, भी नोट कर लेंगे उसकी, कि जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और उसका उद्घाटन भी किया हो। कोई 5 काम ये बता देंगे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इन्होंने कहा कि साहब जेवर एयरपोर्ट बनाया। अरे भाई, जेवर एयरपोर्ट में केवल मिट्टी पाटी गई है, वहां गांव में जो लोग रह रहे थे बेदखल जरूर हो गए, उनके आवास का इंतजाम नहीं है। ये काम आपने ठीक किया है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने दंगे की बात कही। मैं कहना चाह रहा हूं, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने 11 दिसंबर 2018 को बाकायदे लोकसभा में कहा कि अच्छा डॉक्टर अजीज खान, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ, इस वक्त रोकना चाह रही हूँ मैं आपको। डॉक्टर अजीज खान, आप कुछ कह रहे थे, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आखिरी कमेंट लेंगे, लास्ट 30 सेकंड सबका। जी। मैं मैडम यही कह रहा था कि देखिए, ऐसा ये दंगे की बात कर रहे थे और मैं वही रेफरेंस दिया कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने 11 दिसंबर 2018 को उन्होंने कहा कि 2017 के बाद सबसे ज्यादा दंगे हुए, 32% दंगों में इजाफा हुआ और उसके साथ साथ 44 मौतें हुई। मैं जानना चाह रहा हूं, 4-5 सवाल है मेरा, कि ये इनकाउंटर के नाम पे
आजमगढ़ के मुकेश राजभर को इन्होंने मार दिया, रामजी पासी को मार दिया, बागपत में सुमित गुर्जर को मार दिया। आखिर क्यों? क्या यही इनकाउंटर है, ठोको नीति है कि किसी भी समाज को, किसी भी तबके को आप ऐसे निर्दोष मार देंगे? आप देखिए, लेकिन दूसरी तरफ आप कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए कि इनके एसपी मणिदार पाटीदार, आप समझिए कि एक इंद्रकांत त्रिपाठी को महोबा में उसकी मर्डर कर देते हैं। आज एसपी महोदय फरार है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखिए कुलदीप सेंगर के ऊपर 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का दखल होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। चिन्मयानंद की स्थिति देखिए, मुख्यमंत्री महोदय जो संवैधानिक पद पर बैठे लगातार उनको बचा रहे। आप देखिए कि कोई शख्स उत्तर प्रदेश में 5 साल सुरक्षित नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में डर का माहौल था, लोगों में आतंक है, भय है, लोग डरे हुए। व्यापारी को व्यापार नहीं, एक आम इंसान के ऊपर कानून व्यवस्था का 2017 से पहले क्या कानून व्यवस्था का राज था उत्तर प्रदेश में? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई घटना हुई नहीं है उत्तर प्रदेश में उससे पहले। ये स्थिति नहीं थी। आज किसानों को निहत्थे किसानों को कुचला नहीं गया। पहले आप व्यापारी को अधिकारी नहीं मारता था, पुलिस नहीं मारती थी, मॉब लिंचिंग नहीं करती थी, रात के अंधेरे में बेटी को एक एससी क्लास शेड्यूल कास्ट की बेटी को जलाया नहीं गया। ऐसा नहीं हुआ है कभी, 17 के पहले ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब मुलायम सिंह जी की रही तो ऐसे ही अखिलेश यादव जी का और मुलायम सिंह जी के लिए प्रचार करने के लिए बॉलीवुड के शहंशाह को लेकर के आए थे अमिताभ बच्चन जी को, और उन्होंने स्लोगन दिया था यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। लेकिन आपके कारनामे जो थे ना, वो चीख चीख करके बता रहे थे कि किस तरह से आपने उत्तर प्रदेश को अपराधियों को ठेके पर दे दिया था। पैरेलल सत्ता चलती थी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश में विधायक सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सत्ता का खुला संरक्षण अपराधियों को था, और इसीलिए जब न गुंडा राज न भ्रष्टाचार हम कहकर के आए तो हमने गुंडों पर प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया है। आज अलग अलग आप जिलों में गुंडों का नाम लीजिए, जो अपराधी थे, जो माफिया थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, और वो गुंडे अपराधी जो खाकी वर्दी पर गोली चलाते थे। आप कह रहे हैं ना कि पुलिस लोगों पर गोली चला रही है। निश्चित तौर पर जो अपराधी होगा, जो पुलिस पर गोली चलाने का काम करेगा, पुलिस हाथ पर फूल नहीं बरसाएगी, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। आज हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी फ्रीडम दी है कि अगर कोई अपराधी गोली चलाता है तो उसका जवाब गोली से ही मिलना चाहिए, और 150 खूंखार अपराधी उत्तर प्रदेश में मार गिराए गए हैं। आपकी पीड़ा हो सकती है, आप अपराधियों की जाति मजहब देख सकते हैं, इन अपराधियों को आपने बड़ी मुश्किल से पाल पोस करके बड़ा किया था, इसलिए समाजवादी पार्टी की पीड़ा वाजिब हो सकती है। लेकिन सच यही है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दा रहता है, उसका समाधान कभी नहीं। ठीक है, अनिल दुबे जी, एक लास्ट कमेंट आपका। मेरे पास वक्त कम है, अनिल दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका एक लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। अनिल दुबे जी, यहाँ पर अवनीश जी कह रहे थे कि गठबंधन में रहना आप लोगों की मजबूरी हो गई है। नहीं, गठबंधन में रहना क्या, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, सभी वर्गों के साथ छल किया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। गोरखपुर में व्यापारी की पुलिस द्वारा हत्या की जाती है, हाथरस में रात में बेटी का दाह संस्कार कराया जाता है सरकार के संरक्षण में। इन सब चीज़ों के बावजूद हमने ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाए बगैर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जिस तरह 700 किसान शहीद होते रहे साल भर जाड़ा गर्मी बरसात में, और केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको देखती रही, अगर किसानों के साथ इस तरह अत्याचार होगा, इस तरह का अन्याय होगा, तो हम कहां से चुप बैठेंगे। हमने इनको हटाने का निर्णय लिया, और ये आज भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्रीय लोकदल से और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से इतना भयभीत है पूरे देश की और पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार। वक्त मेरे पास इतना ही था, वक्त मेरे पास इतना ही था। जी, माफी चाहती हूँ, आपके पास आ नहीं पाऊंगी, वक्त मेरे पास इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।